मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 12th की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अब पिछली क्लास में हमने अध्याय संख्या फर्स्ट पर बात की थी। अध्याय फर्स्ट में आवर्तबीजी पादपों में जनन की बात कर रहे थे अपन, और जनन में अलैंगिक जनन को शुरुआत की थी। अलैंगिक जनन दो टाइप का होता था, अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक प्रवर्धन को लेकर। कायिक प्रवर्धन की डिटेल कर रहे थे अपन। कायिक प्रवर्धन मुख्यतः दो प्रकार का था, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। नेचुरल की बात की थी हमने, जो 3 प्रकार में लिया था। और जो लास्ट अपनी क्लास में बात चली थी वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में चल रही थी। और कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है वो मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा देखा गया है। फर्स्ट जो विधि थी आपकी वो कर्तन कटिंग विधि थी। दूसरी जो थी आपकी विधि वो थी आपकी दाब लगाना विधि। दाब लगाना विधि। और तीसरी विधि की जो बात आज अपन करेंगे वो विधि है रोपण विधि। रोपण विधि की बात आज करेंगे। कर्तन की हम पढ़ चुके हैं, नाम से ही स्पष्टीकरण में आ जाता। कर्तन का मतलब किसी प्लांट के किसी पार्ट को काटकर एक वृद्धि करवाई जाए, वो एक कर्तन विधि के संदर्भ में बात की जाती है। दाब लगाना विधि की बात की थी हमने, 2 प्रकार थे इसके, याद होगा आपको। एक तो टीला दाब विधि थी जिसमें अपन भूमि के अंतर्गत किसी ब्रांच को दबाकर उसे ग्रो करवाते हैं, वो टीला दाब विधि के अंतर्गत पढ़ा था हमने। दूसरी जो विधि पढ़ी थी हमने इसकी वो थी आपकी गुट्टी दाब विधि, जिसमें हमने लास्ट क्लास में गुट्टी क्या है, गुट्टी का निर्माण कैसे करते हैं और ये किन पादपों में ज़्यादातर देखी जाती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आम के पादप में इस प्रकार की देखी जा सकती है, नीम में इस प्रकार की गुट्टी दरवाई जा सकती है, पीपल में भी हो सकती है। आज अपन जो बात करेंगे वो रोपण विधि की करेंगे। नाम ही बता रहा है, रोपण का मतलब किसी चीज़ को रोपित करना। अब इस रोपण विधि में भी अगर बात की जाती तो 2 चीज़ें उभर कर सामने आती है। आपने अपनी बुक में या फिर पढ़ा होगा कहीं पर भी। एक तो इसमें स्कंद वर्ड आता है और दूसरी जो वर्ड आती है आपके सामने वो है कलम। ये 2 चीज़ें हैं। मैं रोपण विधि की बात करने जा रहा हूँ आज हेडिंग के रूप में। ये कर्तन और दाब लगाना विधि दोनों हम पढ़ चुके हैं। आगे की हेडिंग को शुरू करता हूँ मैं। हेडिंग बनेगी अपनी तीसरी जो रहेगी कृत्रिम कायिक परिवर्तन के अंतर्गत रोपण विधि के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब देखो, नाम रोपत से ये पता चल जाता है कि किसी पादप भाग को रोपित करना, यही विधि क्या कहलाती है, रोपण विधि। तो मैं इसमें डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि इस विधि में या इस विधि के द्वारा किसी उत्तम गुणों वाले पादप के कायिक भाग
कायिक भाग, जड़, तना और पर्ण तीनों ही कायिक भाग के संदर्भ में बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो कायिक भाग मुख्यतः लिया जाएगा वो स्तंभ से रिलेटेड होगा। कायिक भाग, इस ब्रैकेट में आप स्तंभ के बारे में बात कर सकते हैं कि इस विधि में या इस विधि के द्वारा किसी भी उत्तम गुणों वाले पादप के कायिक भाग के पर्वत को किसी निम्न गुणों वाले पादप भाग के साथ पादप भाग पर रोपित करके नए पादप का विकास किया जाता है। के रूप में विकास किया जाता है। अब देखो इस चीज में क्या, इस विधि के द्वारा किसी भी उत्तम, जैसे मान लीजिएगा अपने को अच्छे गुणों वाले पादप को किसी अन्य पादप के साथ संयोजित करके अगर वृद्धि करवानी है तो वो विधि जो आती है वो रोपित विधि के संदर्भ में बात की जाती है। सपोज कीजिएगा कि ये मेरे पास एक लेमन का प्लांट है, लेमन का मतलब नींबू का एक कोई पादप है जो इस प्रकार से है, और ये इस प्रकार से इसकी जो जड़ें हैं नीचे की ओर है वो लैंड के नीचे हैं। ये लैंड से ऊपर का भाग है जो स्टेम, या फिर मान लीजिएगा इस प्रकार से कोई ब्रांचें भी इसकी निकली हुई है। अब सपोज कीजिएगा ये ब्रांच जो निकली हुई है और इस पे लेमन है, जो नींबू है वो छोटी साइज के लगते हैं या फिर न के बराबर लगते हैं, ऐसा मान लीजिएगा। और मुझे इसी पादप पर नारंगी आप जानते हैं नींबू से हल्की बड़ी होती है, नारंगी को ग्रो करवाना। इसी पादप पर मुझे नींबू भी चाहिए और नारंगी भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि जो नारंगी का, मान लीजिएगा यहाँ पर एक अलग प्लांट है, ये एक नारंगी का पादप है, ये नीचे की ओर इसकी जड़ों का विकास हो रहा है, और मुझे यहाँ से इसकी ब्रांच, इस ब्रांच को मैं यहाँ से कटिंग करूँगा और इस ब्रांच को भी मैं यहाँ से कटिंग करूँगा। अब यहाँ से नीचे का जो भाग है ये नींबू से रिलेटेड है, और यहाँ से इसके नीचे का ये जो भाग ऊपर की ओर वाला है, इस भाग को मैं यहाँ से लेकर यहाँ रोपित करूँगा, इसके ऊपर लगाऊँगा। और ये प्रक्रिया, इसको ऊपर रोपित करने के कुछ दिन बाद अपन देखते हैं कि ये इसके साथ ग्रो करना शुरू कर देती है। कनेक्शन होने के बाद या जॉइंट होने के बाद ये क्या करती है, आगे की ओर ग्रो करती है, और यहाँ इस ब्रांच पर नारंगी का फल लगता है, और इस तरफ क्या होता है, नींबू। ये जो प्रक्रिया है ये एक रोपण की प्रक्रिया के संदर्भ में बात करेंगे। अब ये किस प्रकार से यहाँ पर रोपित होती है, कैसा इस पे चीरा लगाया जाता है, कौन से पादप को किस पर रोपित किया जा सकता है, ये विभिन्न प्रकार की विधियां हैं जो अपन इस रोपित विधि के संदर्भ में टाइप जो पढ़ेंगे उन टाइपों के बारे में बातें करेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि रोपित विधि में होता क्या है। कर्तन में क्या था, हमने शाखा को कटिंग किया था। मान लीजिएगा ये मात्र प्लांट था, उसकी ब्रांच को हमने क्या किया था, कट किया था। टीला या दाब विधि में हमने क्या पढ़ा था कि उसको मात्र पादप से पहले परतक नहीं किया, उसको पहले दबाया गया, दाब दिया गया, और जब दाब दिया गया तो उसने अपस्थानिक कलिकाओं का विकास किया, और जैसे ही अपस्थानिक कलिकाएं या अपस्थानिक जड़ों का विकास हुआ, उसको मात्र जो पादप था उससे संबंध विच्छेदित कर दिया उसका। अब अपन तीसरी बात कर रहे हैं रोपण विधि का, और रोपण विधि में क्या किया जाता है कि एक पादप की उत्तम जो गुण होते हैं वो दूसरे पादप के साथ अटैच करके एक अच्छी वैरायटी का प्लांट बनाया जाता है। देखो इसमें वैरायटी, एक तरफ नींबू है और एक तरफ नारंगी है, तो इस दो तरफ की जो बातें एक ही पादप पर मिल रही है, तो ये क्या है, एक अच्छी किस्म का विकास किया जा रहा है। तो ये विधि जो है वो क्या कहलाती है, रोपण। अब यहाँ पर एक दो चीज मैंने पहले भी आपके सामने रखी थी कि स्कंद और दूसरी है कलम। अब इसमें से स्कंद क्या है और कलम क्या है,
मान लीजिएगा ये एक नींबू का पादप है और मुझे इस पर कोई अन्य किसी पादप को रोपित करना है, यानी किसी अच्छे गुण वाले पादप की इसी पर क्या चाहिए, मुझे गुण चाहिए अच्छे। जैसे मुझे ये नारंगी अच्छी गुणों वाली लगी थी और मैंने इसको इसके साथ अटैच किया था, तो यहाँ नारंगी की जो ब्रांच आई है, यहाँ से जो मैंने कटिंग करके यहाँ पर रोपित की थी, यानी जो उत्तम गुण वाला पादप भाग जिसे स्कंद पर रोपित किया जाता है, क्या कहलाती है? कलम कहलाती है। क्या कहलाती है? कलम। यानी अच्छे गुण वाला जो स्कंद के साथ रोपित किया हमने, वो क्या कहलाई? आपकी कलम। यानी इसमें कलम कौन सी हो गई? नारंगी। नारंगी की जो ब्रांच थी वो यहाँ पर क्या हो गई? कलम। और स्कंद क्या हुई? जिस पर कलम को रोपित किया जाता है, जिस पर कलम को रोपित, यानी ये जो मुख्य भाग था नीचे वाला, ये तो क्या है? स्कंद। और ये क्या हो गई? कलम। ये तो क्या नींबू का पार्ट है, और ये किसका पार्ट हुआ? नारंगी का। जो नारंगी का पार्ट था वो मैंने किससे लिया था? किसी अन्य एक्स प्लांट से लिया था। और नींबू क्या है? मात्र पादप है। और मात्र पादप का जो ब्रांच या जो स्टेम है वो तो क्या कहलाएगा? स्कंद। जिस पर कलम को रोपित किया जाता है वो तो क्या कहलाती है? स्कंद। और कलम क्या होती है? उत्तम गुणों वाले पादप भाग को अपन क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन भी अगर चाहो तो आप लिख सकते हैं। पहले हेडिंग स्कंद की लगा लें। ऐसा पादप भाग जिस पर किसी कलम को रोपित या व्यवस्थित, एक ही बात है, रोपित किया जाए, वह पादप भाग स्कंद कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कंद। ऐसा पादप भाग। अब पादप भाग कौन सा है? कायिकी तो हुआ, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्रांच की कर रहे हैं। ब्रांच पे ही सदैव क्या किया जाता है? कलम रोपित की जाती है। या तो ब्रांच ले लें या स्टेम ले लें, दोनों एक ही चीज़ है। स्टेम का ही रूप होता है ब्रांच जो होती है। ऐसा पादप भाग जिस पर भी किसी कलम को रोपित किया जाए, और कलम सदैव उत्तम गुणों वाले पादप भाग की बात की जाती है, किया जाए, वो पादप भाग क्या कहलाता है? स्कंद कहलाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे पादप भाग की, जो क्या है? कलम की बात। वांछित गुणों वाला ऐसा कायिक भाग जो स्कंद पर व्यवस्थित होकर अपने गुणों का प्रतिनिधित्व
को दर्शाता है कलम कहलाती है। वांछित गुण यानी अच्छे गुण, अगर गुण इसके बराबर ही हुए तो अपने को ये प्रक्रिया दर्शाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिएगा ये भी नींबू है और वो भी नींबू होता, तो हमें इन दोनों चीज़ों को एक साथ अटैच करने की आवश्यकता डेवलप नहीं होती। लेकिन ये क्या है, नारंगी है और ये क्या है, नींबू है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको समझाने के लिए। अब किन किन में किया जा सकता है ये बातें अपन अभी बाद में देखेंगे। तो मेरे हिसाब से कलम और स्कंद दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी होगी। आगे की बात करते हैं अपन। रोपण विधि को लेकर अगर आपसे पूछ ले कि रोपण विधि किन किन पादपों में प्रयोग की जा सकती है, तो देखो, एक तो आम में देखी जा सकती है। आम में इस प्रकार से देखा जा सकता है। दूसरा नींबू में हो सकती है। तीसरी नारंगी में, गुलाब में। इसके अलावा भी अन्य पादपों में देखी जा सकती है। मुख्य मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपके साथ साझा किए हैं। अब बात करता हूं मैं रोपण विधि के प्रकार की। रोपण विधि के प्रकार की बात करता हूं। चार प्रकार की होती है। एक तो जीवारोपण विधि होती है। पहला जीवारोपण विधि। दूसरी है वो फच्चर रोपण विधि। तीसरी जो है आपकी वो है किरीटी, या इसका एक और नाम भी देते हैं मुकुट रोपण विधि। और चौथी जो विधि है आपके इसके संदर्भ में वो रहती है आपके कलिका रोपण विधि। हम बात क्या कर रहे हैं, रोपण विधि की कर रहे हैं। रोपण विधि में मुख्यतः होता क्या है कि किसी स्कंद वो होता है जो मात्र पादप का होता है और उस पर कुछ वांछित गुणों वाली कलम को रोपित किया जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रोपण कहलाती है। इसमें किसी मात्र पादप से पृथक करके नए पादप का ग्रो नहीं करवाया जाता है, लेकिन उत्तम गुणों वाले पादप का चयन करके उसके साथ डेवलप जरूर करवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आम, नींबू, नारंगी, स्कंद क्या होता है, कलम क्या होता है, इनके बारे में हमने बात की है। कईयों का ये भी सवाल हो सकता है कि सर स्कंद और कलम का जो व्यास होता है वो क्या इक्वल हो। तो देखो, विधि पर डिपेंड करता है। कई विधियों में क्या होता है कि स्कंद और कलम दोनों का व्यास समान होता है, दोनों में समान अंश का चीरा लगवाया जाता है, समान रूप से कटिंग की जाती है। कुछ विधि होती है जिनमें स्कंद काफ़ी बड़ा होता है व्यास में और कलम उस पर छोटी होती है। एक से अधिक संख्या में कलम रोपित की जा सकती है। ये भी बात किसी के दिमाग में आ रही होगी कि जब पादप के भाग को आपने कट कर दिया है तो ये वापस एक दूसरे से किस प्रकार रोपित होंगे या किस प्रकार पुनः जुड़ेंगे। तो आपने जब
पादपों की आंतरिक संरचनाओं के अंतर्गत बात की थी, उस समय आपको याद होगा सबसे आउटर जो लेयर थी वो आपकी बाह्य त्वचा या फिर मैं कह दूं उप त्वचा के रूप में आपने पढ़ा था। उप त्वचा एक निर्जीव त्वचा होती है, उसके नीचे आपने बाह्य त्वचा पढ़ी थी, बाह्य त्वचा के नीचे अधस्थ त्वचा पढ़ी थी, उसके बाद में वलकुट पढ़ा था और वलकुट के नीचे आपने कैम्बियम कॉर्टेक्स की बात की थी अपने पेरिसाइकिल को लेकर यहाँ पर। और ये जो भाग था इसको यहाँ तक कटिंग किया जाता है और क्या किया जाता है कि दोनों के जो आपस में कैम्बियम होते हैं, स्कंद और कलम, इन दोनों के जो कैम्बियम होते हैं वो कैम्बियम क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर क्या बनाते हैं, एक नए पादप का, क्योंकि कैम्बियम के द्वारा ही जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो एक दूसरे से खनिज लवणों का सर्वाइव करते हैं, और ये दोनों अटैच होने के बाद यानी जब इन दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है तो वो पादप सर्वाइव करना शुरू कर देता है। और जब इनमें कलम रोपित करने के लिए काफ़ी सावधानियों का सामना करना पड़ता है, सावधानी नहीं रखी जाती है तो फिर कलम खराब भी होती है। कई बार आप देखते होंगे नर्सरी से जब प्लांट लेके आते हैं तो उस समय कई बार आपको ऐसा लगा हुआ, मान लीजिएगा ये एक छोटा सा प्लांट है, उसमें इस प्रकार का तिरछा चीरा लगा हुआ मिलता है आपको, अगर आपने नज़दीकी से एब्जॉर्व किया हो तो, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस बार जब भी आपको मौका मिले आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। बात मैं कर रहा था रोपण विधि को लेकर। रोपण विधि में 4 प्रकार है आपके, जीवारोपण विधि, फच्चर रोपण विधि, किरीटी रोपण विधि और कलिका रोपण विधि। अब देखो तीनों चारों चीज़ों को मैं थोड़ा डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर दूं, बाकी लैंग्वेज में अभी लिखवाऊंगा आपको। होता क्या है, जीवारोपण विधि की बात करूं या जीवारोपण विधि एक ही बात है, ये वर्ड भी आपको मिल सकता है कहीं पर, जीवारोपण विधि की बात करूं तो देखो होता क्या, मान लीजिएगा ये एक इस प्रकार का स्टेम है, स्टेम का मतलब तने से है यहाँ पर, ये इस प्रकार का कोई स्टेम है। इस स्टेम में क्या होता है कि शुरुआत में आपको इस प्रकार से एक चीरा लगाया जाता है, फिर इसको इस प्रकार से ऊपर की ओर लेके जाया जाता है और फिर इसको यहाँ तक इस प्रकार से एक कटिंग की जाती है इसकी। हो सकता है इसको इस प्रकार से ना लेकर थोड़ा सा इधर से और ले लिया जाए और इस प्रकार से एक कटिंग की जाती है, जिसमें देखो बनता क्या है, ये वी बना पूरा और यहाँ से ऐसे कट किया जाता है। ये क्या है, एक प्रकार की स्कंद मान लीजिएगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जीवारोपण विधि की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से कट किया जाता है और ठीक जो सामने ऊपर से कलम आती है उस कलम को भी अपन क्या करते हैं, मान लीजिएगा ये इस प्रकार से कलम आई है, अब इस कलम को यहाँ तक आने दिया जाता है और यहाँ पर आते ही वापस इसमें इस प्रकार का वेज डाला जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है यहाँ तक, और ये इस प्रकार से निकाला जाता है। यानी मैं कह दूँ कि ये इस प्रकार से करते हुए और ये इस प्रकार से लेते हुए फिर वापस ये इस प्रकार से, ठीक इसके अपोजिट साइड में ये जो भाग होता है वो तो इसके अंदर एंटर कर जाता है और ये जो भाग होता है उसके अंदर ये एंटर कर जाता है और बाकी भाग जो होता है वो एक दूसरे से स्पर्श कर जाता है। यहाँ पर ये जो भाग रहती है या फिर इस प्रकार का कट जो रहता है, ये मैं अलग से डायग्राम के लिए आपको बता दूं, ये वी प्रकार का, ये तो वी हो गया और इससे वापस उल्टा वी एक और बनाया जाता है, ये थोड़ा सा या फिर उल्टा जेड मान लो आप, इस प्रकार से कट लगाया जाता है स्कंद में। और ठीक इसके अपोजिशन डायरेक्शन में क्या किया जाता है, वापस कलम पर इस प्रकार का कट लगाया जाता है और जब दोनों को एक साथ जॉइंट किया जाता है तो यहाँ से व्यास का कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो ऐसी रोपित विधि, और जब इनको आपस में फिट कर दिया जाता है तो किसी रस्सी के माध्यम से इनके चारों ओर क्या किया जाता है, आवृत कर दिया जाता है, जिस वजह से ये सारे के सारे क्या होते हैं। और कहाँ तक ये कट किया जाता है ये भी मैंने अभी आपके सामने बात की थी, कहाँ तक, कैम्बियम तक। अब कैम्बियम क्या चीज़ होती है हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है 11th में, आप अगर पूरा पीछे की जब थ्योरी देखें बहुत सारी डायरेक्शन में और बहुत सारे डायग्राम के साथ हमने बात की थी इनको लेकर। कैम्बियम तक इनको रखा जाता है, वेस्कुलर बंडल को टच नहीं किया जाता है, कैम्बियम तक ही इनको रखा जाता है और कैम्बियम की सहायता से इनको अटैच किया जाता है, ऐदा जिसे कहते हैं अपन, याद होगा आपको। ये तो जीवारोपण विधि में, बस इतना ध्यान रखना वेज जो रहता है वो इस प्रकार से रहता है, ठीक इसकी अपोजिशन डायरेक्ट में ये यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये जो वेज होता है वो यहाँ से इस प्रकार से होते हुआ पुनः ये जो उल्टा रहता है वो उल्टा रहता है, इस प्रकार से एक जुड़ जाता है टोटल
और ये होता है जीवारोपण विधि में। फच्चर रोपण विधि में, फच्चर का मतलब अपन सिंपल भाषा में किसी प्रकार की, मान लीजिएगा कोई वस्तु है और उसको टाइट करने के लिए अपन फच्चर लगाते हैं। ये मान लीजिएगा कोई स्टेम है और इस स्टेम में क्या किया जाता है, वी आकार का एक चीरा लगाया जाता है इस प्रकार से, यानी वेज बनाया जाता है वी आकार का। क्लियर है। और जब मान लीजिएगा इसके ऊपर कलम रोपी जाती है, तो मान लीजिएगा ये एक कलम है, ये तो इनके दोनों आउटर पार्ट हो गए जो बराबर हुए, और फिर इसके अंदर क्या किया जाता है इस प्रकार का। देखो ये तो ऊपर वाला कलम है जिसमें तो क्या किया जाता है, इस आकार की एक भाग होती है, और ये नीचे वाला जो भाग होता है वो इस प्रकार का होता है। ये तो वी आकार का, और ये जो पार्ट होता है वो यहाँ स्पर्श कर जाता है, और ये पार्ट होते हैं जो इक्वल हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जिससे इसको बांधे बिना ही किसी प्रकार का इसमें लूजपन देखने को नहीं मिलता है। वो क्या कहलाती है, फच्चर रोपण विधि। क्लियर है। इसमें तो किस आकार का, जेड के आकार का, उल्टा जेड है, मैंने अभी बताया। देखो 1 2 3 डायरेक्शन में, ठीक इसके अपोजिशन डायरेक्शन में सामने वाले कलम का किया जाता है। ठीक है। इसमें अगर पूछे तो वी आकार का कट लगवाया जाता है। किरीटी रोपण या मुकुट रोपण में क्या किया जाता है, मुकुट से आप समझ ही जाते होंगे कि राजा महाराजाओं के मुकुट हुआ करते थे, और उनमें क्या होते हैं, कई प्रकार के इस प्रकार की कुछ डिजाइनेबल स्ट्रक्चरें देखी होगी आपने मुकुट पे। तो इसमें भी क्या होता है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है इन दोनों चीज़ों में, जिया या फच्चर रोपण विधि में, यह आपसे पूछा जा सकता है क्या स्कंद व कलम का व्यास समान होता है। यह प्रश्न आपसे पुटअप किया जा सकता है। जिया रोपण विधि या फच्चर रोपण विधि में स्कंद व कलम का व्यास क्या समान होता है। हाँ, दोनों में कलम और स्कंद का जो व्यास होता है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। लेकिन बात किसकी कर रहा हूँ मैं, किरीटी या मुकुट रोपण विधि की कर रहा हूँ। इसमें स्कंद का व्यास काफ़ी बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा होता है। ये देखिएगा, ये एक स्कंद है, स्कंद का मतलब एक तने का भाग है कोई, ये इस प्रकार का एक स्कंद है, जिसका बाहरी काट अगर देखते हैं तो अपन इस प्रकार से राउंडेबल लगता है अपने को। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी, यहाँ पर एक कोई ये इस प्रकार से रोपित कर दी, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बहुत सारे कलम रोपित कर दिए। ये क्या कहलाती है आपकी, किरीटी या मुकुट रोपण विधि। ये क्या कहलाती है, किरीटी, यानी एक ही स्कंद पर एक से अधिक कलिकाएं रोपित की जाती है, वो क्या कहलाती है, किरीटी या मुकुट रोपण विधि कहलाती है। क्लियर है। और लास्ट क्या आती है, कलिका रोपण विधि। इसमें क्या किया जाता है कि उल्टे टी के आकार का, उल्टे टी के आकार का क्या किया जाता है, चीरा लगवाया जाता है। और उस चीरा भी कहाँ तक, पादप की जो बाह्य छाल होती है उस छाल के मध्य लगवाया जाता है। तिरछा भी हो सकता है, और उस तिरछे में क्या लगवा दी जाती है, कलिका रोपित कर दी जाती है। इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं, कलिका रोपण विधि कहते हैं। अब बात अपन एक एक को लेकर करेंगे। तो अगली हेडिंग बनती है अपनी जीवा रोपण विधि। जीवा रोपण विधि हेडिंग लगा दीजिएगा, जीवा रोपण विधि। अब देखो, जो जीवारोपण विधि है, जिसकी हमने डिटेल तो यहाँ पर कर ली है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।